आज का जो हमारा विषय है वो है डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटेनेंस, दहेज को लेकर के जो नियम और कानून है उसको लेकर के दोनों पक्ष, चाहे वो वधु पक्ष हो चाहे वो वर पक्ष हो, हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो डिस्प्यूट रहता है उसको लेकर के आज हम जानकारी लेंगे। हमारे बीच में है योगेश जी, एडवोकेट योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आज हम सरल भाषा में और बहुत ज्यादा हम देखते हैं आजकल कोर्ट के अंदर, ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट तक में और सुप्रीम कोर्ट तक में भी कई बार मामले, पारिवारिक मामले चले जाते हैं। पारिवारिक विवाद जब उत्पन्न होते हैं, आजकल ये भी देखने को आया है कि 2 साल की शादियां नहीं चल रही हैं, 3 साल की शादियां नहीं चल पा रही हैं, और आपका इतने वर्षों का, लगभग 15 वर्षों का आपका ट्रायल कोर्ट का और हाई कोर्ट का अनुभव है। अगर कोई पिता अपनी बिटिया के शादी में अच्छा अपनी हैसियत के हिसाब से खूब पैसा लगाता है, खूब अच्छी शादी करता है, और उसके बाद बिटिया अगर किसी कारणवश घर आ जाती है, तो उसके लिए क्या क्या सरलता है कानून के अंदर कि उसको न्याय मिल पाए? जी, इस विषय में आपका क्या कहना है? जी, जब हम लड़की की तरफ से कानूनी अधिकार की बात करते हैं तो ये समझने वाली बात है, जब भी कोई लड़की किसी भी लड़के के साथ शादी करके अपने मैट्रिमोनियल होम में जाती है तो वहां पर उसका डोमेस्टिक रिलेशन स्टार्ट हो जाता है उसके हस्बैंड के साथ और उसके साथ में उसके साथ रहने वाले सभी परिवार के लोगों के साथ। ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना। यहाँ पर जो भी हमारे कानून में उसको अधिकार दिए गए हैं वो एज ए डोमेस्टिक रिलेशन के अंदर दिए गए हैं। अब जब डोमेस्टिक रिलेशन की बात करते हैं ना, ये योगेश जी, हम ये हिंदू मैरिज एक्ट में बात कर रहे हैं या मुस्लिम्स के लिए डिफरेंस है इसमें? नहीं, देखिए, जो मैं बात कर रहा हूँ अभी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006 की बात कर रहा हूँ, जो किसी भी रिलीजन को लेकर के करा जा सकता है। वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो रही है, यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट या मुस्लिम एक्ट की कोई बात नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है कि एक लड़की जो मैट्रिमोनियल अपने होम में जाती है और वहां पर उसके डोमेस्टिक रिलेशन के अंदर रहते हुए उसके ससुराल वालों द्वारा उसको परेशान किया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में वहां पर वो इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006 का यूज करके अपने ससुराल वालों के खिलाफ एक कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के यहाँ दे सकती है। ये जो कंप्लेंट है ये महिला मजिस्ट्रेट जो बैठते हैं, अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो मजिस्ट्रेट जो होते हैं एमएम होते हैं, और अगर वो अदर सिटीज की हम बात करते हैं तो वहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट हम उसको बोलते हैं, और वो महिला मजिस्ट्रेट होगी जहां पर उसकी कंप्लेंट को सुना जाएगा। और वो उस कंप्लेंट के अंदर सिलसिलेवार शुरू से शादी से लेकर के जिस दिन वो कंप्लेंट दे रही है वहां तक के उसके साथ जो जो उसके ससुराल वालों ने जाति करी है। अब वो जाति की जब बात आती है तो हम ये सोचते हैं कि ससुराल वाले पिटाई कर रहे हैं तभी वो कंप्लेंट दी सकती है, कि उसको फिजिकल अब्यूज हो रहा है तो वो कंप्लेंट दी जा सकती है। ऐसा कहीं पर भी नहीं है, ध्यान रखिए। यहाँ पर अब्यूज की बात होती है, जब वायलेंस की बात होती है, वायलेंस चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, मतलब ऐसे वायलेंस को भी इसके अंदर माना जाता है कि किसी लड़की को मार पिटाई तो नहीं की जा रही, वर्बली भी अब्यूज नहीं करा जा रहा, लेकिन उसको साइकोलॉजिकल परेशान करा जा रहा है। साइकोलॉजिकल परेशान क्या होता है, उसको किसी चीज को लेकर के इतना प्रेशराइज करा जा रहा है जिसको वो कोप अप नहीं कर पा रही है। तो ऐसी चीजों को, अगर किसी भी तरह की कोई भी वायलेंस उसके साथ हो रहा है तो वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर जाकर के कंप्लेंट दर्ज करे डीवी एक्ट के अंदर, और वहां पर अपने ससुराल वालों के खिलाफ वो बहुत सारे ऑर्डर ले सकती है। इसमें वकील साहब एक विषय और है। हाँ जी, बहुत सारे हमारे क्षेत्र देश में देखा जाए तो लगभग आज भी बहुत गरीब लोग हैं जी। अब मजिस्ट्रेट तक पहुंचने में उनको बड़ी समस्याएं रहती हैं। प्रारंभिक दौर में जैसे कि मैंने देखा कि मेरे घर में एक कामगार महिला है जी, उनके हस्बैंड ने उनको खिड़की से उल्टा लटका दिया जी। अब वो रहती तो उसका जो अपना घर है वो है हरियाणा पलवल में जी, काम वो यहाँ करती है जी। ऐसी स्थिति में उसके लिए दुविधा हो जाती है कि वो कंप्लेंट कहाँ कराए, क्योंकि पहले उसका घर वही था, शादी वहां हुई। क्या जब इस प्रकार का प्रारंभिक जो प्राइमा फेसी जो अपराध होता है, क्या वहीं के मजिस्ट्रेट से वो कोऑर्डिनेट करें या जहां पर उसका विवाह हुआ है वहां पर? बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, होता क्या है, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो जो मैंने बोला मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट देनी है, तो प्राइमा फेसाई लड़की को जो टेरिटोरियल जुडिशियल कंप्लेंट फाइल करने की दी गई है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर, जहां उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, जहां वो वायलेंस हुआ, वो वहां पर भी कंप्लेंट दर्ज करा सकती है। जहां उसकी ससुराल है वो वहां पर भी कंप्लेंट दर्ज करा सकती है। और जहां पर उसके माँ बाप अब रह रहे हैं, जहां पर वो वापस आ रही है, अगर लड़की, कई बार ऐसा होता है ऐसी स्थिति के अंदर वायलेंस को नहीं झेल पाती है और वहां से अपने ससुराल को छोड़ करके अपने घर वालों के पास आकर के रहना शुरू कर देती है। अब वो घर वाले हो सकता है दूसरे स्टेट में, किसी दूसरी सिटी में हो, किसी दूसरे शहर में हो, तो जिस शहर में उसके माँ बाप रह रहे हैं और लड़की जिस अपने माँ बाप के पास जहां आकर के रहना शुरू कर देती है, वो वहां पर भी मजिस्ट्रेट के पास जाकर के, महिला मजिस्ट्रेट के पास जाकर के अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती है। और वहां पर जो उसको रिलीफ मिलेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां वो अपने ससुराल वालों के खिलाफ प्रोटेक्शन मांग सकती है कि उसको किसी भी तरीके से मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली परेशान ना करा जाए। अगर वो
कमाने के लिए कैपेबल नहीं है तो उसको मेंटेनेंस दी जाए, अगर उसके बच्चे हैं तो उनको पालने पोसने के लिए पैसा दिया जाए, और इसके साथ साथ जो उसको वायलेंस करा गया है, जो उसको दिमागी तौर पे परेशान किया गया है, उसके बदले में वो वहां पर कंपनसेशन भी क्लेम कर सकती है। और ये सारे के सारे प्रोविजन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर दिए गए हैं। अब इसके अलावा लड़की के पास क्या क्या अधिकार हैं, इसके अलावा वो 498A आईपीसी की धारा के अंतर्गत थाने के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर, यहां पर भी मैंने जो बोला टेरिटोरियल जुडिक्शन सभी है, वो अपने पेरेंट्स के घर के आसपास के थाने में भी कंप्लेंट दे सकती है, जहां उसके साथ मार पिटाई हुई वहां पर भी दे सकती है, या फिर अपने ससुराल के पास जो थाना है वहां पर भी दे सकती है। वहां जाकर के 498A के अंतर्गत वो ससुराल वालों के खिलाफ जो उसके साथ फिजिकल अब्यूज हुआ है, जिस भी तरीके का अब्यूज हुआ है, उसके अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज करा सकती है। उसके लिए पहले उसको वहां पर कंप्लेंट देनी होगी, उस कंप्लेंट को वुमेन सेल के अंदर रेफर कर दिया जाता है। वुमेन सेल वाले लड़के वालों को बुलाएंगे, उसके परिवार वालों को बुलाएंगे, बिठा करके उनकी सुलह कराने की कोशिश की जाती है। अगर वो सुलह नहीं होती है तो वहां पर 498A आईपीसी के अंतर्गत उसके हस्बैंड के खिलाफ और उसके जितने भी घर वालों का नाम है उसके अंदर जिन्होंने उसके साथ फिजिकल वायलेंस करा होगा या मेंटल वायलेंस करा होगा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। पुलिस उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगी, इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसमें चार्जशीट फाइल होगी, और चार्जशीट के बाद वो केस कोर्ट के अंदर चलाया जाएगा। अगर वो उसके अंदर गिल्टी प्रूव होंगे तो सबको सजा दी जाएगी। वकील साहब, मैं इस पक्ष को भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि न्याय सभी पक्षों के लिए होता है। ये तो आपने लड़की के पक्ष की बात बताई, उसको क्या क्या प्रोटेक्शन है कानून के अंदर। ऐसे बहुत सारे न्यायालय में केसेस देखे जा रहे हैं कि 80 साल का बुजुर्ग ससुर है, माँ सास ससुर की 78 साल की है, और दहेज के मामले में वो पिछले कोई 5 साल से जेल में है, कोई 4 साल से जेल में है, और कोई प्रूफ नहीं हो रहा है, बस कह दिया और वो जेल के अंदर है। और कई ऐसे भी मामले देखे गए हैं कि लड़की पक्ष की तरफ से देवर पे भी रेप का केस, 354 छेड़छाड़ का केस, इस तरह के केसेस लगाए जाते रहे हैं। और इसमें प्राइमा फेसी ये देखने में आता है कि क्योंकि पक्ष लड़की का है तो उन लोगों को उठा करके जेलों में डाल दिया जाता है। ऐसे मामलों में जो लड़के पक्ष के लोग हैं वो क्या कदम उठा सकते हैं, उनके क्या कानूनी आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट ने लड़की के लिए तो कानून बनाई है, लड़की के लिए तो पूरा कानून बनाया गया है कि किसी भी तरीके से लड़की को जो अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जा रही है परेशान ना करा जाए। लेकिन मैंने शुरुआत में ही बोला कि कई जगह ऐसा होता है कि लड़की भी गलत होती है और अपने ससुराल वालों के नाक में उसने दम किया होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे जब इस चीज को देखा कि हमारे समाज के अंदर इस तरीके से इन सेक्शंस का गलत यूज करा जा रहा है, तो वहां पर लड़के वालों को प्रोटेक्शन दी गई है। वो प्रोटेक्शन सबसे पहले स्टार्ट हुई अमरीश कुमार की एक जजमेंट से। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करा है कि किसी भी इस तरह के मामले में मैकेनिकल तरीके से पुलिस अरेस्टिंग नहीं करेगी। तो जो अरेस्टिंग की बात है, एफआईआर के इमीडिएट बाद इसके अंदर अरेस्टिंग नहीं हो रही है। हाँ, अगर लड़का और लड़के के घर वाले पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर वो साथ नहीं देंगे, उनके साथ उसको चीजों के बारे में नहीं बताएंगे, क्या हुआ, उनके जो प्रतिक्रिया है, उनके जो जवाब नहीं देंगे, तो पुलिस जरूर ऐसे केस में भी अरेस्ट कर सकती है, उनके खिलाफ वारंट लेकर कोर्ट से अरेस्ट कर सकती है। लेकिन इमीडिएट तौर पर आज की डेट में इस तरह के मामलों में पुलिस अरेस्ट नहीं करती है। अब जो बात आती है, अगर लड़की कोई ऐसे झूठे आरोप लगा रही है जहां पर रेप के आरोप लगा रही है या कुछ ऐसे झूठे आरोप लगा रही है जिनका कोई बेस नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर ध्यान रखिए, इस तरह के केस में अगर आपको लगता है कि एफआईआर जो लड़की ने लिखवाई है थाने में वो बेसलेस है, उसका कोई ग्राउंड नहीं है, इमीडिएटली हाई कोर्ट के अंदर 482 के अंदर वॉशिंग फाइल कीजिए और ऐसी एफआईआर को सिरे से निरस्त करा सकते हैं। तो ये सबसे बढ़िया टूल है। अगर आपको लगता है कि सारे के सारे एलिगेशन जो लड़की ने लगाए हैं वो निराधार है, उनका कोई बेस नहीं है, तो इमीडिएटली हाई कोर्ट के अंदर जाकर के उसके खिलाफ वॉशिंग फाइल कीजिए, हाई कोर्ट आपको डेफिनेटली रिलीफ देगा। एडवोकेट साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज हमने हमारे वरिष्ठ वकील एडवोकेट योगेश अग्रवाल जी से बात